हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलवी, एसएससी एंड रेलवे के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जिस तारीख में आप ये वीडियो देख रहे हो, आज तारीख है आपकी 20 मई। अगर हम आज की बात करें तो आज है दोस्तों कितनी तारीख? 20 मई। अगर मैं सीएचएसएल की एग्जाम डेट की बात करूं कि आपके सीएचएसएल का एग्जाम कब है, तो एग्जाम आपका कंडक्ट होना है 1 जुलाई से 12 जुलाई तक। अगर आप ये देखो कि हमारे पास कितने दिन मोटा मोटा बचे हुए हैं, डेज लेफ्ट की अगर आप बात करो, तो आपका जवाब आएगा सर मान लीजिए 10 दिन आपके, 10 या 11 दिन मई के और 1 महीना 30 दिन आपके जून के। मोटा मोटा आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज हमारे पास 40 दिन बचे हुए हैं। इन 40 दिनों में अगर आप सीएचएसएल को क्रैक करना चाहते हो, अगर आपका टारगेट जो है इस 2024 में सीएचएसएल के एग्जाम को क्रैक करना है, तो इन बचे हुए 40 दिनों में आपको क्या करना है, व्हाट टू डू, और क्या नहीं करना है, इस पे दोस्तों हमारा बात करने वाले हैं। बहुत लंबी वीडियो नहीं करने वाला, जितना छोटा से छोटा मैं वीडियो रख पाऊंगा उतना छोटा से छोटा करने वाला हूं। बहुत ज्यादा टाइम लूंगा आपका 15 से 20 मिनट, क्योंकि मेरा एक फंडा है, मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करता हूं। मैं कोई कोर्स बेचने नहीं आया हूं, मैं कोई दिखावा करने नहीं आया हूं। जो जेन्युइन जानकारी है वो आपको बताने आया हूं, गाइड करने आया हूं। और उम्मीद है कि जब आप हर एक वीडियो पूरी देखते होंगे तो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलता होगा कि हाँ जी सर, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा बातें हम लोगों को बता देते हैं। दोस्तों, ये बात सच है कि इन 40 दिनों में कोई अगर एक बिगनर है, अगर कोई एक ऐसा एस्पिरेंट है जो ये सोच रहा हो कि मैं पूरे सिलेबस को खत्म करके आसानी से सीएचएसएल को अभी क्रैक कर सकता हूं, तो ये असंभव है। आप सब ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि आपको 1 नहीं 2 नहीं 4 सब्जेक्ट टोटल पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको मैथ पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है और आपको जीएस पढ़नी है। जीएस के अंदर भी आपको पता है 7 सब्जेक्ट है प्लस करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा पार्ट है। तो अगर आप में से कोई ऐसा हो जो ये सोच रहा हो कि इन बचे हुए 40 दिनों में हम पढ़कर आसानी से सीएचएसएल को क्रैक कर सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हो, आप गलत जगह अपना टाइम दे रहे हो। इससे बेहतर है कि आप इस एग्जाम को छोड़िए और आगे जो एसएससी के एग्जाम्स हैं उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, सही तरीके से प्रॉपर एक मैनर में पूरे अपने सिलेबस को खत्म करिए। अब ये जो बचे हुए दिन हैं, ये पता है किसके लिए हैं? ये उन एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो पिछले 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2-2 साल से लगे हुए हैं। अब आपको इस बचे हुए समय में क्या करना है? बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारे डाउट हैं। सर सेक्शनल मॉक दें इन बचे हुए दिनों में या फुल लेंथ टेस्ट मॉक देने चाहिए, मतलब 100 क्वेश्चंस वाला मॉक देना चाहिए। सर रिवीजन कैसे करें, टॉपिक वाइज करें या कंबाइंड करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, इन्हीं सारे मुद्दों पर हम बात करने आए हैं। सबसे पहली बात, तो जब आप इन बचे हुए 40 दिनों का प्लान सेट कर रहे होगे, तो इन बचे हुए 40 दिनों में दोस्तों आपको क्या करना है? एक काम जो आपको सबसे ज्यादा करना है, और वो है दोस्तों आपका रिवीजन। रिवीजन आप जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, उतना ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप रिवाइज करो। अब रिवीजन किस तरीके से होना चाहिए, मैं ये बात आपको बताता हूं। देखो, रिवीजन होता है 2 तरीके से। रिवीजन होता है 2 तरीके से। एक होता है दोस्तों सेक्शन वाइज, एक होता है सेक्शन वाइज, या फिर आप इसी को कह सकते हो टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। और दूसरा जो रिवीजन है दोस्तों, वो होता है आपका कंबाइंड, कंबाइंड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, या फिर आप इसे को कहते हो जंबल्ड फॉर्म में। आज की डेट में एस्पिरेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इस बात को लेके कि सर कौन सा रिवीजन हमारे लिए सही रहने वाला है। सेक्शन वाइज रिवीजन करें वो ज्यादा सही है, या फिर अगर हम कंबाइंड फॉर्मेट में रिवीजन कर रहे हो तो वो ज्यादा सही है। दोस्तों, सही तरीका यह है कि ये रिवीजन जो है 2 के दोनों फॉर्मेट आपके लिए सही है। 2 के दोनों फॉर्मेट, आपको इन दोनों तरीकों को साथ लेके चलना होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक बात बताता हूं। जैसे लास्ट के 40 दिन बचे हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक सब्जेक्ट, वो चाहे मैथ हो, वो चाहे रीजनिंग हो, वो चाहे इंग्लिश हो, या वो चाहे जीएस हो, मैं इनका प्रॉपर एक प्लान तैयार कर लूंगा। किस चीज का प्लान? टॉपिक वाइज रिवीजन का प्लान, टॉपिक वाइज रिवीजन का प्लान, टॉपिक वाइज रिवीजन का, टॉपिक वाइज रिवीजन का, टॉपिक वाइज रिवीजन का मैंने प्लान ये तैयार कर रखा कि जैसे कल मैंने डिसाइड किया कि मैथ में कल मुझे क्या करना है, मैथ में कल मुझे पूरे नंबर सिस्टम को रिवाइज करना है।
मैंने रीजनिंग में मान लिया, कल मैंने टारगेट बना रखा है कि मुझे रीजनिंग में कल पूरे कोडिंग डिकोडिंग को क्या करना है, खत्म करना है। मैंने इंग्लिश में प्लान बना रखा है कि कल मुझे सारे एरर्स के जो रूल हैं वो देखने हैं, सारे एरर्स को कवर करना है। जीएस में मैंने प्लान बना लिया कि कल हमको क्या करना है, कल हमको मुगल वंश के बारे में जानना है, मुगल एम्पायर के बारे में हमको जानना है। तो मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट डे का ये प्लान बना रखा है। तो ये रिवीजन मेरा क्या होगा, ये रिवीजन मेरा टॉपिक वाइज होगा। अब अगर आपने सब पे, मैं कहता हूं एक एक घंटा भी दे दिया सब पे, सपोज डेट 1 घंटा आपने यहां दे दिया, 1 घंटा आपने यहां दे दिया, 1 घंटा आपने यहां दे दिया, 1 घंटा आपने यहां दे दिया। इसके अलावा मैंने कहा 1 घंटा आपने कहां दे दिया, 1 घंटा आपने दे दिया करंट में, करंट अफेयर्स में दे दिए हो ना। आपके दिन के टोटल 5 घंटे यूटिलाइज हो चुके हैं, 5 घंटे आपके टोटल यूटिलाइज हो चुके हैं। अब जो 5 घंटे आपने अपने यूटिलाइज कर लिए, जो 5 घंटे आपने अपने इस्तेमाल कर लिए, तो ऐसा नहीं है कि बस इतना करने के बाद थम जाओ, रुक जाओ। अब आपको क्या करना है, देखो ये रिवीजन था आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज रिवीजन का आपने प्लान डेली का बनाना है। 40 दिनों में आपका पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज आप इजिली खत्म कर ले जाओगे। अब जब आप टॉपिक वाइज इन सारी चीजों को रिवाइज करोगे, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो डेफिनेटली दोस्तों यहां से होंगे आपको डाउट, यहां से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी डेफिनेटली होंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। समस्याएं ना हो ये हो नहीं सकता, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डाउट होंगे। अब जो डाउट है तो आपको क्या करना है, आपको 1 घंटा अलग से निकालना है दोस्तों, और उस 1 घंटे में आपको यहां से जितने भी डाउट हो रहे हैं, जितने भी डाउट हो रहे हैं, उन सारे डाउट्स को कवर करना है। ये 1 घंटा आपके डाउट्स का होना चाहिए कि जो जो चीजें आप भूल रहे हो, जहां जहां आपको दिक्कत है, आप उन सारी चीजों को कवर कर पाओ, उन सारी चीजों पे आप काम कर पाओ। दिन भर के आपके 6 घंटे इस्तेमाल हो गए, जरूरी नहीं कि ये 6 घंटे लगातार हो, इनको आप अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हो। अब दोस्तों ये तो आपने पूरा टॉपिक वाइज प्लान बना रखा है। इसके अलावा मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पर डे 2 घंटे क्या करिए, 2 घंटे कंबाइंड प्रैक्टिस पे काम करिए, कंबाइंड प्रैक्टिस। अब ये कंबाइंड प्रैक्टिस क्या होती है, कंबाइंड प्रैक्टिस वो होती है दोस्तों जहां पे एक साथ आपको सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक्स मिक्स्ड और जंबल्ड फॉर्म में मिलते हैं। सर मॉक टेस्ट की अगर बात करेंगे तो मॉक टेस्ट तो सर हमारा केवल 1 घंटे का होता है। अगर हम मॉक की बात करेंगे तो मॉक टेस्ट आपका केवल 1 घंटे का होता है। तो सर एक बात बताओ, मॉक टेस्ट 1 घंटे का होता है, फिर 2 घंटे का आपने समय क्यों दिया? मेरे प्यारे भैया 1 घंटे आपको मॉक टेस्ट देना है, उस मॉक टेस्ट में जो चीजें नहीं आएंगी उन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए, या फिर आपने वहां पे जो जो गलतियां की हैं उन सारी गलतियों को सुधारने के लिए ये बचा हुआ 1 घंटा मैं आपको दे रहा हूं। ये जो मैंने आपको 2 घंटे का समय दिया है, जो 2 घंटे का टाइम पीरियड मैंने आपको अलॉट किया है, ये इसीलिए किया है ताकि जो भी आप मॉक दे रहे हो उस मॉक का आप सही तरीके से रिवीजन कर पाओ। तो पहला जो मुद्दा है कि सर रिवीजन का सही तरीका क्या होना चाहिए, रिवीजन का सही तरीका यही होना चाहिए कि आप टॉपिक वाइज भी चीजों को रिवाइज करते चलो और कंबाइंड फॉर्म में भी रिवाइज करते चलो। टॉपिक वाइज आपको ये कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि नहीं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा बेस्ट है, जो मेरा बढ़िया तरीके से मजबूत है। और अगर आप कंबाइंड फॉर्म में प्रैक्टिस करोगे तो कंबाइंड फॉर्मेट आपको ये बताता जाएगा कि ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। जब आप मॉक देते हो तो बहुत बार आपने देखा होगा कि कई सारे मॉक ऐसे होंगे जिसमें किसी में आपके 130 नंबर आ रहे हैं। मॉक कॉलम अब मैं आपको बता देता हूं, मॉक कॉलम देखा होगा आपने, किसी मॉक में आपके 130 नंबर आ रहे हैं, किसी मॉक में 145 आए जा रहे हैं, किसी में 110 ही आ रहे हैं, किसी में 152 आए जा रहे हैं। ऐसे करके मार्क्स क्या होते हैं, मार्क्स बहुत ज्यादा आपके फ्लक्चुएट होते हैं। मार्क्स दोस्तों जो आपके बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, इसमें आप पैनिक होने लगते हो कि सर मार्क्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कांस्टेंट नहीं रह पा रहे हैं कि 130 से 40 के बीच में बने रहें या फिर 140 से 150 के बीच में बने रहें। मार्क्स हमेशा फ्लक्चुएट होंगे, मार्क्स कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकते। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं, इसकी वजह क्या है। देखो जब आप मॉक देते हो तो मॉक बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो सारे मॉक्स का एक ही लेवल तय नहीं करती। हर एक मॉक का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। यही सेम चीज आपके एग्जाम में भी होती है। जब 1 से लेकर 12 जुलाई तक आपका एग्जाम चलेगा तो उस एग्जाम के दौरान क्या आपने सोचा है कि सारे शिफ्ट के एग्जाम पेपर सेम टाइप के आएंगे? नहीं, कोई शिफ्ट ऐसी होगी जो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, कोई ऐसी होगी जो निहायत आसान होगी, कुछ ऐसी होगी जो मीडियम में होगी। देखते हो तो आप नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है कि कहा जाता है बड़े बड़े टीचर्स, सारे के सारे यूट्यूबर्स इस चीज पे वीडियो बनाते हैं
कि भाई ये शिफ्ट बहुत हार्ड थी, ये वाली आसान थी, ये कठिन थी, ये सरल थी। तो मेरे प्यारे भैया, आपको मैं एक बात बड़े सिंपल तरीके से बता दूं, ये जो मार्क्स का फ्लक्चुएशन है ये डेफिनेटली होगा और हमेशा होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही लेवल का मॉक आप दे रहे हो। मॉक का लेवल हाई होगा, आपका स्कोर डाउन चला जाएगा। मॉक का लेवल इजी होगा, आपके पास नॉलेज है, आपका स्कोर अप हो जाएगा। तो इसको लेके कभी भी पैनिक मत हुआ करो कि सर हमारे मार्क्स जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कांस्टेंट नहीं रह पा रहे, क्योंकि कांस्टेंट आप कभी नहीं रह पाओगे। मार्क्स को कांस्टेंट थोड़ी ना रखा जा सकता है। तुम खुद सोचो, क्या मार्क्स को हम कांस्टेंट रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते मेरे भाई, मार्क्स को कांस्टेंट नहीं रखा जा सकता। अच्छा, अब आपने रिवीजन की बात कर ली, आपने मॉक की बात कर ली। तीसरा मुद्दा यह है कि सर मॉक में सबसे बड़ी चीज जो आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एस्पिरेंट की समस्या बनी हुई है, वो है दोस्तों स्पीड। वो है आपकी स्पीड। सबकी समस्या बनी हुई है। सबका एक ही क्वेश्चन है, सर 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। समय मिलता है केवल 60 मिनट का, समय जो है वो केवल 60 मिनट का मिलता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सर हमारे लिए 100 रहते हैं। स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। स्पीड के साथ साथ कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये दो की दोनों चीजें सही कैसे होंगी इस पे मैं बात करने वाला हूं, और ध्यान से मेरी एक एक बात को सुनिएगा और समझिएगा। इन दोनों चीजों पर अगर हमें काम करना है तो काम करना कैसे है, इस बात को समझो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों स्पीड पे। अगर स्पीड पे बात करें, हम स्पीड के मुद्दे को ध्यान से समझिएगा। अगर हम स्पीड पे बात करें तो स्पीड पता क्या है? स्पीड दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि स्पीड एक बीमारी है। हमारे शरीर में बुखार आ जाता है, हमें सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो मैं ये एग्जांपल देता हूं कि ये बीमारी है। सर्दी जुकाम बुखार आता है, दवा लेते हो तब जाके वो बीमारी आपकी सही होती है। वैसे ही आपकी प्रिपरेशन में स्पीड भी एक डिजीज का काम करती है। और इस बीमारी को आप कैसे सही कर सकते हो? इस बीमारी को आप सही कर सकते हो केवल और केवल इसकी एक दवा है, और वो दवा है आपको नॉलेज पे वर्क करना पड़ेगा। नॉलेज, और नॉलेज के साथ साथ राइट अप्रोच बहुत बड़ा फैक्टर है। स्पीड जो है वो किसी भी क्वेश्चन की सही अप्रोच क्या है उस पर भी मैटर करती है। आपने कभी एक बात सोचा है, जीएस में तो आपको टाइम नहीं लगता, इंग्लिश में तो आपको टाइम नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वहां क्वेश्चन आया, ऑप्शंस देखे, आता है तो आंसर लगाएंगे, नहीं आता है तो आगे बढ़ जाएंगे। वहां तो तुम समय नहीं लेते हो। तुम्हें जो स्पीड वाली दिक्कत है, वो स्पीड वाली दिक्कत कहां है? या तो वो स्पीड वाली दिक्कत मैथ में है, या तो वो स्पीड वाली दिक्कत रीजनिंग में है। इन्हीं दो सब्जेक्ट्स में स्पीड का केवल और केवल एक सोल्यूशन है। काम करिए दोस्तों नॉलेज पे। नॉलेज के साथ साथ आपको राइट अप्रोच पे भी काम करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आपके सामने आया, एक क्वेश्चन मेरे सामने आया, आप उस क्वेश्चन को कर रहे हो 2 मिनट में, मैं उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में खत्म कर पा रहा हूं। फर्क क्या है? ज्ञान हम दोनों के पास है, नॉलेज हम दोनों के पास है, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, तभी हम उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं। लेकिन हमारी अप्रोच अलग अलग है। आप कुछ और अप्लाई कर रहे हो, मैं कुछ और अप्लाई कर रहा हूं। इसीलिए उस टीचर को चूज करिए, उस टीचर से पढ़िए जो आपको राइट अप्रोच सिखा सके, जो आपको आसान तरीके से आप कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ आप आसानी से कैसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, यह सिखा सके। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको स्पीड की समस्या है, आप इन बचे हुए दिनों में स्पीड गेन कर सकते हो। नॉलेज और राइट अप्रोच पे काम करिए, देखिए कि आप कौन से अप्रोच लगा रहे हो। और जो टॉपर्स हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, वो वीडियो बनाते रहते हैं, या फिर आपने देखा होगा आपके मॉक में ही आपके, मैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, ग्रुप बना के पढ़ाना चाहिए। आपका 4-5 लोगों का एक ग्रुप होगा, अपने ग्रुप में आप देखिए कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपके कंपैरिजन में बढ़िया काम कर रहा होगा। दूसरी चीज, मैथमेटिक्स में स्पीड एक और फैक्टर है जिस पे डिपेंड करती है, और वो फैक्टर है दोस्तों कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड वीक है तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है आपकी ओवरऑल स्पीड पे। अगर आपका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ऐसा है कि आपको फील होता है यार ये जो कैलकुलेशन वाली चीजें ये मेरी वीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे टाइम टेकन हो जाएगा। आपके सामने अरिथमेटिक के टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आप समझ गए, सॉल्व कैसे करना है ये भी आपको पता है,
आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आपने क्या करना है, आपने सॉल्व करना तो स्टार्ट कर दिया। अब आप आगे जाके फंस गए कैलकुलेशन में, आप जोड़ नहीं पा रहे हो, आप गुणा नहीं कर पा रहे हो, आप भाग नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों कैलकुलेशन जो है ये भी बहुत मायने रखता है आपका किस पे, स्पीड पे। अब ये जो मुद्दा है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का, ये चीज पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल है। ये चीज पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल है। सर एक्सपेरिमेंटल ये किस तरीके से? एक्सपेरिमेंटल इस तरीके से है, जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो मॉक टेस्ट से ही आपको अपने टाइम को मैनेज करना होता है। टाइम मैनेजमेंट ये वो स्किल है जो कोई टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपका आप खुद ही सीख सकते हो, और ये सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है मॉक। मॉक्स में एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस मैथमेटिक्स में भी एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। पहले एडवांस वाले करें या पहले आपको अरिथमेटिक करना है। क्वेश्चन स्किप कौन सा करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, ये भी बड़ा फैक्टर रखता है। भाई आपका टाइम मैनेजमेंट आपने बिगाड़ के रखा है ना। जिस क्वेश्चन पे समय नहीं देना चाहिए वहां आप समय दे रहे हो। जो क्वेश्चन आसान है, जो क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड में लग जाना चाहिए, वहां आप 1-1 मिनट दे रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट तो बिगड़ेगा ना। तो टाइम मैनेजमेंट वाली जो चीज है ये केवल और केवल आपके हाथ में है। मॉक्स की प्रैक्टिस जब आप करते हो तो मॉक के थ्रू ही आपको टाइम को मैनेज करना होता है। मॉक में आप जो टाइमर चलता है उस टाइमर के हिसाब से क्या करिए, अपने सेक्शंस के टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करिए। मॉक दीजिए तो एक टारगेट बनाइए, और टारगेट ये बनाइए कि मुझे इतने मिनट में जीएस खत्म कर देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, 60 मिनट का पेपर होता है, आपने कहा हाँ जी, 60 मिनट में आप अपने टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ, कैसे आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे मैं बताता हूं। जैसे आपके पास 25 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जीएस के, सही बताऊं ना तो जीएस के एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का टाइम बहुत है। अरे यार यहां तो गोला भी नहीं भरना, यहां तो गोला भी नहीं भरना, क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड दोगे ना, कितना टाइम हुआ? 25 क्वेश्चन पे आपने कहा 750 सेकंड। 750 सेकंड अगर जीएस में हो गए, 750 सेकंड को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, आपने कहा जी 0-0 खत्म, कितना आ जाएगा? आपने कहा सर तकरीबन 12 मिनट के आसपास आएगा। ये सारे एजुकेटर बताते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग बताते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड बहुत है। हकीकत पता क्या है? हकीकत यह है कि ये जो टाइम आप 30 सेकंड लेके चल रहे हो, जीएस के एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड बहुत ज्यादा है। आप कभी नोटिस करिएगा, अरे यार क्वेश्चन रीड किया, आंसर आया तो लगाओगे, नहीं आया तो नहीं लगाओगे, आगे बढ़ जाओगे। एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड आपका मोर देन सफिशिएंट है। और अगर ऑन एन एवरेज 15 सेकंड, बहुत तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 5 से 6 सेकंड में ही लग जाता है। देखा, छोटा सा क्वेश्चन रीड किया, ऑप्शन देखा, आंसर टिक किया, आगे बढ़ गए। तो आपको जीएस पे बहुत ज्यादा टाइम देना है तो 12 मिनट नहीं देना है, 5 मिनट जीएस के लिए बहुत है, 5 मिनट बहुत है। यही सेम चीज जब आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हो, इंग्लिश के लिए, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं इंग्लिश के लिए क्या है, जीएस के लिए आपका जो टोटल टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इंग्लिश के दोस्तों अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश के लिए दोस्तों 12 से 13 मिनट मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट। 12 से 13 मिनट में आराम से आप इंग्लिश कर ले जाओगे। और कौन कहता है कि आपको सारे के सारे 25 क्वेश्चन करने हैं? जीएस में सारे के सारे 25 करने हैं क्या? या इंग्लिश में सारे के सारे 25 करने हैं? 100 के 100 अटेम्प्ट करके आओगे? नहीं ना, 2-2 4-4 तो हर जगह से छोड़ के आओगे ना जो आपको नहीं आते होंगे। अब बचता है दोस्तों कौन? बचता है आपका मैथ और रीजनिंग। ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, यहां दे दीजिए 45 मिनट का समय, आराम से समय दीजिए। और 45 मिनट में, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां से पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। करो 45 मिनट में आराम से बैठ के 60 क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन कर लोगे, 60 कह रहा हूं, 50 क्वेश्चन कर ले जाओगे, 100 नंबर यहीं से बन जाएंगे। बाकी की जो कमी है वो आपकी जीएस और इंग्लिश पूरी कर देगा। तो भाई साहब करो तो सही। अब इस तरीके से आपको अपने हिसाब से टाइम सेट करना होगा, और अपने हिसाब से टाइम सेट करके तब आप कहां वर्क करोगे? टाइम मैनेजमेंट पे वर्क करोगे। ये दोस्तों वो सारी चीजें थी जो आपको इन बचे हुए अंतिम दिनों में, अंतिम समय में करना है। अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, व्हाट टू नॉट डू। कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली, डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन ऑनलाइन क्लासेस।
ऑन ऑनलाइन क्लासेस। अब वो समय गया, सीखने का दौर खत्म। अगर कोई आपको नए पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा है, भले आपने उसकी एक आधी क्लास देख ली, लेकिन अगर आप अभी भी इस समय में लोगों की क्लास देखकर सीख रहे हो कि आप गए कल को और आप कल मेरी टाइम एंड वर्क की क्लास ओपन करके बैठ गए और आप टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हो, तो भाई साहब फिर समझ लो आपका जो आगे का 2 महीना बाद एग्जाम है वो आपके लिए संकट में है। अगर आप इन बचे हुए 40 दिनों में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, आप क्लासेस करके लोगों से कॉन्सेप्ट सीख रहे हो कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर आप भूल जाइए इस CHSL को, फिर आप आगे के लिए बढ़ जाइए। तो एक तो आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है ऑनलाइन क्लासेस में, आपको मैक्सिमम जितना टाइम आप खुद के लिए दे सकते हो उतना खुद को टाइम दीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद को टाइम दीजिए। बहुत ज्यादा टाइम अगर आपने दिया दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस में तो आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। क्लास करने का एक डेफिनेट समय होता है, जिंदगी भर क्लासें नहीं करनी होती। क्लासेस इनिशियल स्टेज पे काम आती हैं, बाद में सिलेक्शन से पहले आपकी जो सेल्फ मेहनत है, जो सेल्फ स्टडी है, वही काम आएगी। उस टाइम पे क्लासेस काम नहीं आती। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस आपको पढ़ना है तो डेली बेसिस की जो क्लास अभी तक आप अटेंड करते थे अब बंद कर दीजिए करना। अब आपको क्या करना है, अब आपको वीकली और मंथली क्लास करना है। जिस भी टीचर को आप लाइक करते हो आप वो कर लो, लेकिन एग्जाम के पहले कोशिश करो खुद से जो मैगजीन और करंट अफेयर्स के आपके पास कैप्सूल हैं आप उनसे खुद से पढ़िए। एक टीचर आएगा, बहुत मेहनत करेगा, तब भी क्लास में वो आपको 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करा देगा? बहुत ज्यादा करा देगा, 50-60 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। खुद से बैठ जाओगे ना तो 1 घंटे में 200 से 250 क्वेश्चन कर डालोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा टाइम आपको ऑनलाइन क्लासेस में स्पेंड नहीं करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ भी आपको फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ना है। सर इसका मतलब क्या है? जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं आ रही होती हैं। आज मैंने ज्योमेट्री का रिवीजन करना था, मैं ज्योमेट्री पढ़ रहा था, सर्कल में टेंजेंट वाले केसेस में मुझे बड़ा डाउट है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं भूल रहा हूं यार, ये थ्योरम्स मेरे दिमाग से जा रही हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेम डे उसी टाइम पे मैं उन सारी चीजों को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर लूं। क्योंकि बहुत एस्पिरेंट ऐसे हैं, दिक्कत हुई, किताब कॉपी बंद किया, कहीं कुछ और पढ़ेंगे, आपने छोड़ दिया, बोले यार एग्जाम के पहले एक बार देख लेंगे। ये चीज मत करिए। ये बात मैं केवल मैथ के लिए नहीं कहूंगा, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें डाउट है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें समस्या है, तो मेरी एक सलाह मानिए। और वो सलाह यही मानिए कि उस चीज को फ्यूचर के लिए मत छोड़िए, उस चीज को लगे हाथ तुरंत खत्म करिए। बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस में टाइम न स्पेंड करिए, सिर्फ जितना अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ो। बहुत ज्यादा आप किसी चीज को फ्यूचर के लिए मत छोड़िए। कोई डाउट, कोई समस्या, किसी टॉपिक पे दिक्कत हो रही है, इंस्टेंट उस पर काम करिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि छोड़ दिया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, एग्जाम के पहले कर लेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। इन 2 चीजों का खास ख्याल रखिएगा, बस इतना ही कहूंगा। साथ ही साथ PYPs आपने अगर अभी तक नहीं लगाए हैं तो 1-2 साल के PYPs का मॉक टेस्ट दे लीजिएगा। जो मॉक दे रहे हो 2023 के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका मॉक दे सकते हो। वैसे तो वेंडर बदल गया है, सच बात तो यह है कि किसी को नहीं पता कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, बट एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पैटर्न अभी तक चल रहा था वही पैटर्न सेम SSC का जो नया वेंडर है वो भी एग्जाम में लेकर आएगा। दोस्तों अगर आप SSC की या रेलवे की किसी भी एग्जाम की, बैंकिंग की, UPSC, स्टेट लेवल PCS, NDA डिफेंस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हर एक कैटेगरी के, हर एक एग्जाम्स के अलग अलग यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, जहां पे आपको यूट्यूब पर क्लासेस के साथ साथ एप्लीकेशन पर बढ़िया तरीके से क्लासेस दी जा रही हैं। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। SSC की जितने भी क्लासेस अभी आपको डिलीवर की जा रही है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। जुड़िए हमारे साथ। एप्लीकेशन स्टडी लवर वीर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। डेली आपको वहां करंट अफेयर्स का क्विज मिलता है, डेली आपको 20 क्वेश्चंस का सब्जेक्टिव क्विज मिलता है। इन सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करने के लिए SLV का एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही गाइडेंस भरी वीडियोस आपके लिए हम सब लेकर आते रहेंगे। रखिए आप अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक गाइड सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर। आप सभी को ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।